नमस्ते छात्रों, आज हमें 10th स्टैंडर्ड का रिवीजन का पाठ देखने वाले हैं। अच्छा छात्रों, इतने दिन से हमें जो पाठ चलाया था आपने अच्छे से पढ़ लिया क्या, कंडस्ट किए हैं क्या? क्योंकि वही पाठ होता है आपका एग्जाम का पोर्शन। चलो अब पोर्शन क्या है देखेंगे। पोर्शन में पोयम 3 है रसकान के पद, प्रोज 3 है आत्मनिर्भरता और ग्रामर 3 है क्रिया और कॉम्पोजिशन 1 होता है पर्यावरण। ध्यान से सुन लेना कि यही आपका अक्टूबर मंथली टेस्ट का पोर्शन है। समझ में आता हो क्या? चलो अब हमें रिवीजन के तरफ चलेंगे। रिवीजन में पोयम के तरफ से रसकान के पद। रसकान के पद में 6 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसके साथ में सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब है ERC ये भी होता है, ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में प्रोज के तरफ से लेसन होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का 7 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वो इसके अलावा अपने वहीं पर होने वाला सही या गलत खालिस्तान भरिए, ये एक्सरसाइज पढ़ लेना। और ग्रामर के तरफ से क्रिया होता है वर्ब, और नेक्स्ट वन कॉम्पोजिशन के तरफ से पर्यावरण। ओके, अच्छा ध्यान से सुन लिए क्या, यही होता है आपका अक्टूबर मंथली टेस्ट का पोर्शन। चलो अब हमें पोयम का तरफ देखेंगे। पोयम का हेडिंग होता है रसकान के पद। फर्स्ट क्वेश्चन, रसकान रसों की खान कथन स्पष्ट कीजिए। रसकान की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्यों का रस की प्रधानता है। उनकी रचनाएं पढ़ने वालों को रस के सागर में डुबो देती हैं। पाठक का मन उड़कर रसभूमि पहुंच जाता है। इस तरह पाठकों तक रस की हिलोर को पहुंचाने की क्षमता के कारण रसकान स्वयं रस के खान कहते हैं। सेकेंड वन, रसकान के काव्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रसकान के रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्यों रसों की प्रधानता है। उनकी भाषा बिल्कुल सरल और स्वाभाविक है। माधुर्य और सौंदर्य का प्रवाह दोनों रसकान की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाव और भाषा दोनों में सुंदर सामंजस्य है। जैसा भाव वैसी ही भाषा। रसखान ने अपने काव्य में अलंकारों के लिए कहीं भी विशेष प्रयास नहीं किया है। उनकी रचनाओं में अलंकार अपने आप आकर चिपक जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रसखान कृष्ण भक्ति पर अपना विचार प्रकट कीजिए। रसखान दिल्ली के पठान थे, फिर भी वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान श्री कृष्ण की निकटता चाहते थे। हर घड़ी श्री कृष्ण को देखते रहना चाहते हैं। कृष्ण से संबंधित वस्तुएं रसखान को प्रिय हैं। रसखान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल और भक्त पराधीन मानते हैं। रसखान एक गोपिका का वर्णन करते हैं जो अपनी आकृति को श्री कृष्ण की आकृति जैसा बना लेते हैं। यह भक्ति की उन्मत्त अवस्था है। वास्तव में रसखान अपनी भक्ति भावना को ही एक गोपिका के कथन के रूप में व्यक्त करते हैं। रसखान कृष्ण दर्शन के लिए क्या क्या चाहते हैं? रसखान के मन में श्री कृष्ण को देखने की भारी इच्छा है। वे गोकुल गांव में ग्वालों में एक बनना चाहते हैं। ऐसे संदर्भ में वे श्री कृष्ण की जी भर देख नहीं सकेंगे। वे गोकुल की गायों में एक गाय बनना चाहते थे। इसी से उनको श्री कृष्ण को देखने का मौका मिल जाएगा। श्री कृष्ण के वर्षों से गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धनगिरी को एक छतरी की तरह उठाया था। रसखान उस पहाड़ का एक पत्थर बनना चाहते हैं। इस संदर्भ में उनको श्री कृष्ण को देखने का अवसर मिलेगा। कालिंदी नदी के किनारे होने वाले कदम्ब पेड़ में वास करने वाले पक्षी जैसा जन्म लेना वो चाहते हैं। इसी से उनका वो गोकुल में होने वाला प्रेम के बारे में पता लगता है। इससे भी वो श्री कृष्ण को देख सकेंगे।
रसकान कृष्ण की महिमा का उल्लेख किस प्रकार किया है? भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं। भगवान अपने भक्ति को भक्ति से मुग्ध होकर उसके निकट आते हैं। वे अपना गौरव भूलकर भक्तों की सेवा करते हैं। सहस्त्र फन वाले आदिशेष भगवान शंकर, विनायक, सूर्य देव और देवराज इंद्र सभी लगातार श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। वे श्री कृष्ण को अनादि, अनंत, अखंड, अभय, अच्छे कहते हैं। नारद मुनि से लेकर सुक और व्यास मुनि तक बार बार उन्हीं के नाम को रटते हैं और उन्हीं का प्रशंसा का गीत गाते रहते हैं। फिर भी वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के निकट नहीं जा पहुंचते हैं, उनका महिमा नहीं पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी विराट है, ऐसे भगवान कृष्ण को गोकुल के अनपढ़ बालिकाएं एक दोने पर छाछ दिखाकर नचा रही है। रसकान के कृष्ण रूपी का वर्णन कीजिए। रसकान ने कृष्ण प्रेमी का रूप वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली वह गोपिका कहती है कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से युक्त मुकुट पहनूंगी, अपने गले में वैजयंती माला जैसा पहनूंगी और उन्हीं के जैसा पीत रंग का वस्त्र पहनूंगी और उन्हीं के होठों में जो बजाते हैं वही मुरली को अपने होंठ में रखकर बजाऊंगी। मैं हाथों में लाठी लेकर गायों को गो बालिकाओं के साथ घूमूंगी, इनका ही नकल मैं करूंगी। श्री कृष्ण की भी तरह मुरली को अपने होठों पर रखूंगी। इसी तरह वह कृष्ण प्रेमी का रूपी का वर्णन करते हैं। इसके बाद में ये पोएम में सप्रसंग व्याख्या होता है, मतलब यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना, जो वो भी अक्टूबर मंथली टेस्ट में आने वाला है। इसके बाद में हमें लेसन के तरफ जाते हैं। लेसन का नाम होता है लेसन 3 आत्मनिर्भरता। पोयम और प्रोस में जो मीनिंग्स होता है वही भी ध्यान से आपने पढ़ लेना। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स तरफ देखते हैं। आत्मनिर्भरता क्या है, इसका विकास कैसा करना चाहिए? अपने भरोसे पर रहना ही आत्मनिर्भरता है। अपने जीवन के लिए जितना धन चाहिए उतना धन स्वयं कमाना ही आत्मनिर्भरता है। हमें स्वयं प्रयत्न करके आत्मनिर्भरता का विकास कर लेना चाहिए। सरकार के कानून बनाने से चोर बदल नहीं जाता, मगर यदि वह स्वयं समझ पाया कि चोरी पाप है तो सुधर जाएगा। महापुरुषों के जीवन संपत्ति पाठ पढ़ते हैं। यदि उनके आदर्शों को हम अपनाएंगे तो आत्मनिर्भरता का विकास जरूर होगा। जापान आदि देश आत्मनिर्भरता के कारण ही उन्नति कर सकते हैं। यह समझ पाएंगे तो आत्मनिर्भरता का विकास अपने आप होगा। किसी भी काम में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंच सकती जितनी आत्मनिर्भरता में है। इसका अनुभव होते ही आत्मनिर्भरता का विकास हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, मानव कल्याण कैसे हो सकता है बताइए। जब मनुष्य आत्मनिर्भर होंगे तब मानव कल्याण जरूर होगा। मनुष्य आलसी होते हैं और अपने कार्य के लिए दैव को पुकारते हैं। मनुष्य को आलस त्यागना होगा। मनुष्य कानून से बदल नहीं चाहते, उनको प्रयत्न करके अपने को ही सुधारना चाहिए। समूह के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आरंभ से ही मौलिक सुधार कर देना चाहिए। एक देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश को एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। इसलिए आत्मनिर्भरता को अपनाने से मानव कल्याण जरूर होगा।
थर्ड क्वेश्चन, यूरोप की उन्नति का कारण बताइए। यूरोप की उन्नति तेजी हो गई है। यूरोप के देश मनुष्य जाति के सरताज हो गए हैं। इसका एक कारण है उन देशों के लोग अपने भरोसे रहते हैं। वे कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। वे आलस से पीड़ित नहीं हैं, हर वक्त काम करते हैं। वह परिश्रम से जी नहीं चुराते हैं। नेक्स्ट वन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कैसा पड़ा, इसके बारे में प्रस्तुत कीजिए। भारतीय सभ्यता पुरानी है, यहाँ की संस्कृति अनूठी है, मगर बीच में कुछ समय विदेशियों का शासन में रहने के कारण सभ्यता में धब्बे आ गए हैं। हमारे लोग अपने भरोसे रहना भूल गए। लोग मेरी किस्मत और भाग्य पर विश्वास करते लगे। सबके सब आलसी हो गए और हर कार्य के लिए दैव को पुकारने लगे। मगर आज़ादी के बाद स्थिति बड़ी हद तक बदल गई है। भारतवासी मेहनती हो रहे हैं और भारत की उन्नति हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा। हमारा देश कई सौ सालों का तक यूरोपियों का गुलाम था। उन लोगों के साथ रहने से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य सभ्यता में कई अच्छी बातें हैं और दो चार बुरी बातें हैं। हम भारतवासियों ने पाश्चात्य सभ्यता की अच्छी बातें कम और बुरी बातें को अपना लिए हैं। पहनावे, ओढ़ावे आदि उनका नकल करने लगे। पंक्ति में खड़ा रहना, गलियों को साफ करना, साफ रखना, अपना काम स्वयं करना, इन अच्छी आदतों को हम देखना छोड़ दिए और ठुकरा दिए हैं। बर्तन साफ नहीं तो दूध का क्या दोष। हम भारतीय ठीक तो पाश्चात्य सभ्यता का क्या दोष। मगर आजकल स्थिति में कुछ वंचित सुधार देखने की मिलते हैं। सिक्स्थ वन, आत्मनिर्भरता का पाठ बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भरता को मौलिक गुण बना देना चाहिए। यदि एक देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भरता पर होगा तो वह देश उन्नति के शिखर पहुंचेगा। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है उनकी माता को वीर प्रेसु कहते हैं। पुरुष सिंह जैसा ये पुत्र अच्छा, गीदड़ों को विशेषता वालों 100 पुत्रों की किस काम के, ऐसे कहा जाता है। यदि एक देश का ज्यादातर लोग आलसी हैं तो अन्य देश आलस को उस देश के पहचान बना देते हैं। देश की छवि को बनाए रखने के लिए, देश को विकास मार्ग में ले जाने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। स्कूलें और कॉलेजों में जो पढ़ाए जाते हैं वे सब आत्मनिर्भरता पाठ के आगे कुछ भी नहीं है। सेवंथ वन, आत्मनिर्भरता से होने वाले लाभ बताइए। आत्मनिर्भरता से कई लाभ हैं। हम जो काम करना चाहते हैं वह काम बिना देरी से तुरंत हो जाता है। हम दूसरों को अपमान भरे शब्दों को सुनना नहीं पड़ता। हमें आत्म संतोष मिलता है। हमारा मन शांत रहता है। हमें किसी भी तरह की तनाव के ग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता। बाहर वाले को काम को बिगाड़ देते हैं, लेकिन हम स्वयं को जो काम करना है वही करेंगे, वही सलामत होता है। आत्मनिर्भरता के कारण पूरा देश विकास रहता है। समझ में आता है छात्रों? इसमें 7 क्वेश्चंस होता है। इसके अलावा इसमें सही या गलत और फिलिप्स खालिस्तान भरिए ये सब होता है। ये एक्सरसाइज अपने आप से पढ़ लेना। और रस्तान के पद में ये 6 क्वेश्चन आंसर्स है। इसके अलावा ग्रामर होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या है? वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द की, जिस कार्य का होने का
होने या करने का बोध करता है वही क्रिया होता है। क्रिया का उदाहरण आना, जाना, खाना, पीना जैसा एक्शन वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में और अभी दो भाग होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है और उसमें कर्म नहीं होता है। द्विकर्मक क्रिया का मतलब इसमें दो दो क्रिया होते हैं। समझ में आता हो क्या छात्रों? अब हमें अभी तक पोयम के तरफ से क्वेश्चन आंसर, लेसन के तरफ से क्वेश्चन आंसर देखे हैं और सप्रसंग वाक्य आपने आपसे पढ़ लेना जो ग्रामर में क्रिया होता है। इसके अलावा कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब निबंध है। निबंध में हमें क्या पढ़ना चाहिए? पर्यावरण। पर्यावरण एनवायरनमेंट क्या होता है उसी का ही निबंध है। इसमें प्रस्तावना, स्वाद, कारखाने, एयर कंडीशन, हानियां, समाधान, उपसंहार आदि इतना सबटाइटल्स होते हैं और इसे भी ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा छात्रों, अब समझ में आता है क्या अभी तक हमें क्या बोले थे? जो पाठ दिया है वही आपका क्वेश्चन होता है अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए रेडी हो जाना। धन्यवाद।